Welcome to this course of basic genetics, which is taught by Dr. Richa Arya, myself and Professor J.K. Roy. और जैसा कि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मैंने अपना यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा हुआ है. अगर आप लोग कभी बनारस के आसपास आएंगे तो आप लोग ज़रूर आइए मिलने के लिए. और इसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिखा है और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, so that if you have any questions, any doubts, you can always come and talk to me personally or even on phone. I'll be very happy to answer. Now today we'll talk about induced mutations. Okay, we talked about in the earlier class about spontaneous mutations. Today we'll talk about induced mutations, how we are inducing the mutations. So induced mutations are of different types, and we'll go one by one with it. When we are talking about, when we are saying induced mutations, we are actually trying to mutate any gene. Experiments, let's say, for our own research, because what you should understand is कि हम लोग को जब तक कि कोई म्यूटेशन नहीं होता, अगर हमको जीन का फंक्शन अगर स्टडी करना है तो जीन का फंक्शन हम कैसे स्टडी करेंगे? जीन का फंक्शन स्टडी करने के लिए हम लोग को म्यूटेशन चाहिए. बिना म्यूटेशन के हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि कोई चीज़ को ये बोलने के लिए कि ये बुरा है या ये अच्छा है, एक रिलेटिव कंपैरिजन चाहिए ना. अगर सब चीज़ अच्छा है तो आपको पता ही नहीं है बुरा क्या है, तो जब तक कि कुछ चीज़ बुरा नहीं हो रहा तब तक आप बता नहीं पाएंगे, है ना. उसी तरह से जब तक कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है, आप जीन का फंक्शन के बारे में आप नहीं बता सकते हैं. और पहले क्या था, अर्ली लेट्स से आज से 20 साल 25 साल पहले, जब हम लोग को जीनोम सीक्वेंस नहीं पता था ना पूरा, जैसे अभी वी नो द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स. डीएनए पूरा डीएनए सीक्वेंस, जो ह्यूमन का जो है बहुत बड़ा जीन प्रोजेक्ट था, तो ये 2000 में उसका पहला ड्राफ्ट आया था. उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग को पूरा ह्यूमन जीनोम में कौन से बेस्ड सीक्वेंस है वो हम लोग को सब पता है, ठीक है. और अब हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं by which we can tell कि कौन सा जीन कहाँ पर है. हम जीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सारे जीन्स को अभी हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. जो जो जीन का फंक्शन हम जानते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर हमको बता देता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर एक जीन है. वो एक कंप्यूटर अपना नाम दे देगा 0003. So you know that there is a gene. Now you have to study the function of the gene, because for let's say if there's a disease condition, so अगर disease को हमको क्योर करना है, so we should know कि ये जीन म्यूटेशन कहाँ पर हो रहा है ना. इसीलिए हम लोग को इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को. हम इंड्यूस करेंगे तो अगर कुछ फिनोटाइप दिखेगा, देन वी स्टडी द फिनोटाइप. लाइक यू हैव ड्रोसोफिला जैसे है, they have normally they have red eyes, but mutants they have white eyes. So now you know that there is a gene जिसका म्यूटेशन होने से आई का कलर चेंज हो जाता है. So we need to induce mutations. Okay, so one of the ways of inducing mutation is by using base analogs. So what are base analogs? Base analogs are certain of these compounds which act similar to a particular base. Okay, for example, this is thymine. Thymine pairs with normally adenine. इसका एक बेस एनालॉग है जहाँ पर if CH3 is replaced by bromine, okay, CH3 is replaced by bromine, so this becomes a base analog, right. So 5-bromouracil is a base analog of thymine. Okay, in the keto form, see if you remember हम लोग ने keto form spontaneous mutation में कीटो और इनॉल फॉर्म की बात की थी. तो कीटो जो है थायमिन वो नॉर्मली रहता है सेल में, तो कीटो फॉर्म में क्या होता है कि ये जो ब्रोमोयूरासिल है ये एडेनिन के साथ पेयर करता है, राइट. लेकिन अगर उसका जो इनॉल फॉर्म में वो आ जाता है, यू कैन सी दिस हैज चेंज्ड ओवर हियर, यहाँ पर ये चेंज हो गया है ना. सो अगर ये चेंज हो जाता है यहाँ पर, सो नाउ दिस बिकम्स एन इनॉल फॉर्म. सो इन एन इनॉल फॉर्म it now pairs with guanine. So this TA will get changed into
G, C. So you can see that these base analogues can cause wrong pairing, okay, or we can say erroneous errors in pairing. तो अगर एरर्स इन पैरिंग होगा तो वो चेंज हो जाएगा. तो ये बेस एनालॉग्स हालांकि जो है वो हमारे रिसर्च के लिए भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि वो नॉट टू कॉज म्यूटेशन, लेकिन हम आपको अगर ट्रेस करना है कहाँ का रेप्लिकेशन हो रहा है, सो वी कैन यूज़ यूरासिल, देन वी कैन यूज़ एन एंटीबॉडी अगेंस्ट इट एंड वी कैन सी कि कहाँ कहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट. दिस इज अनदर बेस एनालॉग एंड दैट इज 2-aminopurine. This is base analog. This is 2-aminopurine. So this is a base analog of adenine. Okay. So this normally pairs with thymine and uracil. This normally pairs with thymine and uracil. Okay. But in the rare form, in its sometimes it may pair with cytosine. So if it pairs with cytosine, then you see a mutation. Then we have alkylating agents. Alkylating agents, what they do is they add an alkyl group. So alkyl group जो है वो CH3 भी हो सकता है, CH2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकता है. मिथाइल ग्रुप they can add CH3, मिथाइल ग्रुप CH2 CH3. Okay. One of the very important alkylating agent, we call this as EMS. EMS is ethyl methane sulfonate, and this is very important, and in experiments EMS has been used to induce point mutation. Okay. And it has been shown that if any organism is feeding on EMS, then there are very high chance that they will accumulate point mutations. Depend करता है कि आप कितना खिलाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा खिलाते हैं तो बहुत सारे mutations हो जाएंगे, लेकिन हमको एक ही चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही म्यूटेशन चाहिए स्टडी करने के लिए. अगर 3-4 म्यूटेशन हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो फिनोटाइप आ रहा है वो किस म्यूटेशन की वजह से. सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी ऑलवेज नीड वन म्यूटेशन टू स्टडी. ओके. एंड so what EMS does is it adds an ethyl group to guanine. Okay. Now this is guanine, so an ethyl group is being added over here. So now this becomes 6-ethyl guanine. So normally you know that guanine pairs with cytosine, right? But when under certain circumstances, when it is ethylated or when it's alkylated, then guanine pairs with thymine. So now what will happen? एक DNA सीक्वेंस है, अगर ये guanine है और यहाँ पर वो thymine से पेयर कर रहा है, so in the next round of replication ये वाला जो DNA है, ये जो टेम्पलेट बनेगा, इसका जो replicating स्टैंड, नया वाला स्टैंड जो replicate होगा, यहाँ पर तो C आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है T, this will now become A. So you see there is a base change from GC to AT. So this is how alkylating agents can cause mutations, okay, and they have been used very widely in many different kinds of experiments. Now then we have intercalating agents. What are intercalating agents means? So we know that DNA का जो double helix है, you know, so double helix जो है उसका ऐसे है, right? So and these are the different bases, right? Now what you can see over here is there are certain agents. For example, I have written two names over here, acridin orange and ethidium bromide. Now I will just tell you over here that acridin orange जो है और ethidium bromide जो है, especially ethidium bromide, बहुत एक important chemical है in molecular biology. Why? In molecular biology it is very important. Why? Because
you can stain, it stains DNA. It stains DNA. So when you are running DNA on an agarose gel, you are doing electrophoresis. You are doing electrophoresis. If you don't understand any of these terms, electrophoresis, agarose gel, stains DNA, you can of course write to me and I will be happy to answer. We will not go into the details over here क्योंकि ये अभी वो एक अलग क्लास का टॉपिक है ना. तो इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये हम लोग को डीएनए हम लोग देखते हैं उससे. और एक चीज़ और अभी बता दें, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका मतलब वो बहुत वाइडली यूज्ड है. So what students, scientists who are working with DNA and you want to see DNA, they are all advised to wear gloves, you know. They are all advised to wear gloves when handling with ethidium bromide. तो जेल में जो इथीडियम ब्रोमाइड रहता है उसको आप ऐसे हाथ में लेके आप नहीं घूम सकते हैं. क्या होता है कि इथीडियम ब्रोमाइड उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो हाथ में लेके घूम रहे हैं तो पूरा शरीर में आ जाएगा, बट वो उतने पर्टिकुलर रीजन में अफेक्ट कर सकता है. एंड एज इसके पहले मैंने क्लास में बताया था कि जो कैंसर वगैरह हैं दे आर मल्टीफैक्टोरियल, दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व, पॉलीजेनिक है. तो अगर ऑलरेडी किसी में कुछ कैंसर म्यूटेशंस हैं और अगर वो इथीडियम ब्रोमाइड और कैंसर और म्यूटेशन कॉज कर दे रहा है, तो चांसेस है दैट विल डेवलप ट्यूमर, कैंसर एंड सो ऑन. बट वो एक अलग टॉपिक है, वी विल नॉट talk about all that. If you have any questions, you can always ask me. So these intercalating agents, what do? Is they insert between two bases. जैसे ये दो बेस पेयर है उसके अंदर वो insert हो जाता है. Because they are very large, heavy, bulky molecules, what they do is they cause, you can see over here, they cause distortion. They cause distortion in DNA. Okay. So when they cause distortion in DNA, then again it will lead to breakage. When it leads to breakage, when there is repair, there are chances that there may be wrong insertion and wrong insertion हो जाता है and it may lead to mutation. So this is how intercalating agents they lead to mutations. Okay. So ethidium bromide and actinium orange are two of these intercalating agents. Then you have UV and ionizing radiations. UV is ultraviolet light, okay? Ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation sun से आता है, या if you expose yourself to ultraviolet rays तो उस तरह से होते हैं. So the minimum that they can do is they can cause what we know as thymine dimers. We will talk later about thymine dimers, but I will tell you over here. So you have, this is a DNA strand, double stranded DNA, okay, and there are lot of bases over here, uska pairing हो जाता है इस तरह से, right. Now if there are two bases, let us say thymine side by side, and it is pairing with यहाँ पर adenine, okay. Now there are chances that when with the under the effect of the UV radiation, this thymine, ये वाला जो bonding है इसका, okay, जो A से जो bonding है वो कट जाता है, वो हट जाता है, और जो thymine है वो आपस में पेयर कर लेता है. यहाँ पर A है, so A से bonding हट के, so this forms thymine dimers. So when they form thymine dimers, what happens is they cause a distortion in the double helix. So when they cause distortion in the double helix, the next step may be breakage in the double helix, addition of wrong bases and so on. So these UV light can cause, UV radiations can cause thymine dimers, and also there are certain diseases in human which we call as xeroderma pigmentosum, xeroderma pigmentosum. And xeroderma pigmentosum, what happens that
there are defects in the DNA repair system. Okay, DNA repair में यहाँ पर defect होता है. So these people, if they go out in the, they are advised not to go out in the sun. Okay? उनको बोला जाता है कि धूप में नहीं जाने के लिए, क्योंकि धूप में ये रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस है. दे मे कॉज दीज काइंड्स ऑफ डाइमर्स. यहाँ थायमिन डाइमर्स, इवन साइटोसिन डाइमर्स भी बनते हैं. सो अगेन व्हेन देयर आर साइटोसिन डाइमर्स, थायमिन डाइमर्स, एंड if they are not able to repair. So as I told you in the first lecture also, that normally all these mutations are taking place in the cell, but our body has very good DNA repair system machinery. Our body has very good DNA repair machinery, and so normally everything is repaired. लेकिन कुछ कुछ इंडिविजुअल जैसे जिनमें ये ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम दिखता है, इनका डीएनए रिपेयर वाला जो मशीनरी वो थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ये म्यूटेशंस जो है वो वापस रेक्टिफाई नहीं होते हैं एंड दे कॉज म्यूटेशंस, राइट. देन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यू हैव एक्स-रेज, गामा रेज, बीटा रेज एंड सो ऑन, एंड सो ऑल दीज रेडिएशंस they cause mutations. And X-rays, as I told you, H.J. Muller, he was the first person to show that these X-rays cause mutation. What kind of mutations they cause generally? So X-rays, they generally cause chromosomal breakage. Chromosomal breakage. So they cause chromosomal breakage. So chromosome अगर टूट जाता है, then there can be non-homologous joining or homologous joining, but they can be defective or they can be perfect also. So that is how X-rays can cause mutations. Now also, if you would have heard of radioactive material. Radioactive material. One of the very commonly used radioactive material in molecular biology is P32, 32 PV से और 35 सल्फर. ठीक है, ये जो है, ये जो रेडियोएक्टिव P और सल्फर है, फॉस्फेट और सल्फर, ये यूज़ होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. 32 P हम लोग नॉर्मली जब हमको अगर अगर RNA ट्रांसक्रिप्शन देखना तो यूज़ करते हैं. सल्फर हम लोग जनरली जब हमको ट्रांसलेशन या प्रोटीन प्रोडक्ट देखना होता तब यूज़ करते हैं. तो ये वाले जो है 32P जो है, दैट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल. दैट मीन्स इट रिलीजेज वेरी हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स. High energy beta particles, so they have a very high penetration power. They can penetrate into the skin, and again when people who are working with these radioactive material, they are advised to wear gloves and mask and protect themselves so that they are not exposed to these. Then so these you have beta particles, beta emission, gamma emission and alpha. So these are the three different kinds of radiations that are emitted from lot of compounds and which are also used in molecular biology. Therefore, it is always advised to stay away from or to wear some kind of protective garment when you are working with these UV rays or ionizing radiations. UV rays over here, I would just like to tell you that when people who are working with bacteria, so what, or let us say UV radiation is generally used even in hospitals for sterilizing. They are used in hospitals for sterilizing, that means killing all the bacteria. And ionizing radiation, X-rays, in your lifetime you would have been exposed to some kind of X-ray machinery because of some problem. Let's say कभी कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, लगता है हड्डी टूट गया है, तो एक्सरे से देखना पड़ता है कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है.
तो उसके लिए हमको एक्सरेज एक्सपोज करना पड़ता है। तो जब भी या आप किसी फ्रेंड को लेके गए हैं या किसी रिलेटिव को लेके गए होंगे हॉस्पिटल, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब एक्सरे होता है किसी भी बॉडी के पोर्शन का, तो सिर्फ उतना ही पोर्शन को एक्सरे से हम लोग एक्सपोज करते हैं, बाकी सारे बॉडी को हम लोग कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पर्सन खड़ा है और पूरा उसके ऊपर एक्सरे हम लोग डाल रहे हैं, नो, दैट बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल। एंड depending upon, it has also been shown that as you go on increasing the dose of X-ray, that as you go on increasing the dose of X-ray, what happens? The number of damage takes place in the DNA increases. Okay. Now, what is important over here? Again, we come to when we are talking about these mutations. Again, we come to whether mutation is taking place in the somatic cell or in the germ cell. So, if a mutation is taking place in the somatic cell, doesn't matter, but if a mutation is taking place in the germ cell, then that is inherited, and then that gets transmitted from one generation to another generation, and then it gets established, we say, established in the DNA, or let us say established in the population. So, we have seen how we can induce, there are by chemicals, by X-rays, by ionizing radiations, how mutations can be induced. They are used in research, but with lot of precaution. Okay? Thank you.